नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उनकी क्लासेस पर। तो आज मैं पॉलिटी का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए इसमें, और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो आपको रिवीजन में और कंसेप्ट बनाने में और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सारे जो क्वेश्चन है यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपको पूरी पॉलिटी जो है वो लगभग तैयार करा दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ समय को खराब न करते हुए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जो है वो जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा क्या? आपका पांचवी अनुसूची। क्या हो जाएगा? पांचवी अनुसूची। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। मूल संविधान में आपके कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? 8 हुआ करती थी। वर्तमान में अगर बात करते तो वर्तमान में आपकी कितनी है? 12 है। वर्तमान में कितनी है आपकी? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसमें पहली अनुसूची की बात करते हैं, पहली अनुसूची जो आपके संबंधित है वो किससे संबंधित है? पहली अनुसूची आपकी किससे संबंधित है ये बताइए आप। पहली अनुसूची में आपका आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। याद रखिएगा, ये मिलान करने को देता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं आपके, तो ये किससे संबंधित है? ये वेतन और भत्तों से संबंधित है। वेतन एवं भत्तों से संबंधित है आपकी। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, पूरी अनुसूची में आपको रिवाइज करा दूंगा। तीसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? ये शपथ से संबंधित है। शपथ जो केंद्रीय मंत्री होंगे, आपके संसद के सदस्य होंगे, आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, राज्य के मंत्री होंगे, तो इन सबके शपथ से संबंधित सूची बात करती है। चौथी अनुसूची की अगर बात करते हैं आपसे, चौथी अनुसूची किसकी बात करती है? ये आपकी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात करती है। किसकी बात करती है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात करती है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात करती है। अब बात आती है पांचवी अनुसूची की, जिससे रिलेटेड ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है कि पांचवी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है? भारत में जो आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है वो इसमें शामिल है। उसी के लिए बात कर रहा है। अधीन जनजाति भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों अंतकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है आपका? एससी और एसटी के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अगर बात करते हैं आपकी छठी अनुसूची की, छठी अनुसूची आपकी क्या पड़ती है? जो आपके असम, ऐसे मैं लिख देता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, जो त्रिपुरा, मिजोरम जो है आपके, इनके अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है, इन राज्यों के इनके प्रशासन से संबंधित है। ये बात याद रखिएगा। अगर हम सातवीं अनुसूची की बात करते हैं, सातवीं अनुसूची में बात करें तो इसमें आपकी 3 सूचियां शामिल है। इसमें आपकी कितनी?
3 सूचियां शामिल है। अगर मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं तो आप बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। इसमें 3 सूचियां जो हैं वो आपकी क्या है, वो शामिल है। इसमें आपकी सूची 1 आती है, जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची बोलते हैं। इसी में आपकी सूची 2 है जो कि राज्य सूची कहलाती है। और इसी में आपकी जो सूची 3 है वो समवर्ती सूची की बात करती है। किसकी बात करती है? समवर्ती सूची की बात करती है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में क्या है आपकी, 22 भारतीय भाषाओं की सूची है, 22 भारतीय भाषाओं की सूची है, 22 भारतीय भाषाओं की सूची है, 22 भारतीय भाषाओं की सूची है इसमें आपकी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो 8 अनुसूचियां मैंने आपको बताई ये मूल संविधान में थी। उसके बाद में क्या हुआ, आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद में आपकी 11वीं जोड़ी गई और आपकी 12वीं जोड़ी गई। पूरी अनुसूची मैंने आपको इसमें बता दी है, ये बात याद रखिए आप। 9वीं अनुसूची जो थी ये आपकी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जमींदारी उन्मूलन जो अनुसूची थी वो आपकी डाली गई थी, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गई। 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल के प्रावधान से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में बात करते हैं तो आपकी पंचायतों की बात करती है, पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है आपकी वो किससे, नगर पालिकाओं को शक्तियां प्रदान करती है, नगर पालिका से संबंधित है, पंचायतों को भी शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों की, इसमें आपकी कितनी विधि या कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपके 29 विषय हैं। जो लोग यूपी कांस्टेबल एसएससी वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में अगर नगर पालिका की बात करें तो इसमें आपके कितने विषय हैं, 18 विषय। ये बात भी आप याद रखिएगा, इसमें आपके कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको कि पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करती है, दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्तों की बात करती है, राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, संसद सदस्य का वेतन क्या होगा, भारत के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनके वेतन क्या होंगे, इनके वेतन और भत्तों संबंधी बात करती है। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ की बात करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों की आवंटन की बात करती है। 5वीं अनुसूची आपकी SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की बात करती है। 6ठी अनुसूची जो है वो आपका 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन से संबंधित बात करती है आपकी। 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें आपकी 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं में आपकी जमींदारी उन्मूलन है, 10वीं में आपकी दल बदल है, 11वीं में आपकी 29 विषय है और 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है, उसमें आपके 18 विषय हैं। आई थिंक इतने समग्रता से आपको बहुत आसानी से मैंने आपको एक पूरी अनुसूचियाँ आपको रख दी आपके सामने। अब आपका काम है रिवीजन करना, उनको धीरे धीरे मैं अपनी क्लासेस में इनको रिवाइज कराता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, ये भी बात करते हैं। ये भी मैंने आपको जब पिछला या उससे पिछला लेक्चर दिया था उसमें मैंने इससे बारे में आपसे बात की थी, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो थी आपकी मौलिक अधिकार। संविधान ने भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का वर्णन है और ये आपके अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। स्रोत पूछे जाते हैं ना कि ये भाग का स्रोत क्या है, तो ये अमेरिकी संविधान से आपके लिए गए हैं। इसमें आपके मूल रूप से देखा जाए तो आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। एक मूल अधिकार जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था, उसको क्या है आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं मौलिक अधिकार, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ये बात याद रखिए आप। सबसे पहले आता आपका समानता का अधिकार,
सबसे पहले क्या आता है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के आपका 18 तक आता है। इतनी समग्रता से आपको बहुत कोई नहीं बताएगा, आपको पूरी क्लास मिल रही है, आप प्लीज़ पूरी क्लास देखिए। आपको लगे आपका समय खराब हुआ तो दोबारा क्लास को मत देखना, आप देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, देखना कैसे आपके टॉपिक एक महीने में क्लियर आपको समझ में आने लगते हैं। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद आता है वो 19 से लेकर के आपका 22 तक आता है। अभी इसी से उत्तर निकालेंगे। तीसरा जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 23 से लेकर के आपका 24 तक है। चौथे की अगर बात करते हैं तो क्या है आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने पहले आपको बताया है लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसका जो अनुच्छेद है आपका वो क्या है आपका 25 से लेकर के है आपका 28 तक है। पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आपका 29 और 30 हो जाएगा। और जो छठा है आपका वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यूपीएससी में भी प्रश्न ऐसा नहीं हर एक प्रश्न आता है, लेकिन कुछ सिंपल प्रश्न भी आते हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जो अनुच्छेद है वो क्या है, इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही आपका BR अम्बेडकर बाबा साहेब ने इसको क्या माना है आपका संविधान की आत्मा माना है। क्या माना है आपका संविधान की आत्मा माना है। क्या माना है इसको संविधान की आत्मा माना। मैंने अभी आपको बताया था इसी में आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया आपका, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो क्या बना दिया गया था इसको कानूनी अधिकार। ये बात मैंने आपको पिछले, अगर इससे डिटेल और थोड़ा देखना तो आप पिछली क्लास भी देख सकते हो, उसमें है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी में आपका ये जो है, इसी में जो आपका ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में जो ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं 19 से 22 के बीच में। इसी में आपका आता है अनुच्छेद 21, जो ये बात करता है अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 कैसे देता है ये बात कर लेते हैं आपसे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो जो इसमें है आपका, ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। बोर मत होइएगा, बहुत अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो मेरी स्पीड से आप मैच करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं धीरे धीरे जो है आपको स्लो कर दूंगा। स्वतंत्रता के अधिकार की अभी मैंने बात की। इसका जो अनुच्छेद है आपका वो अनुच्छेद कहाँ से है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है आपका, ठीक है। इसी में आपका आता है एक अनुच्छेद 21 जो बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसी में आपके बहुत सी चीजें आती, जैसे कि आपका राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है। निजता के अधिकार के अभी जैसे हुआ विवाह का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार हो गया आपका, ठीक है। आश्रय का अधिकार, इसके बाद में अगर कहें शोर प्रदूषण से मुक्ति का, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये बात भी याद रखिए। तो इस तरीके की जो है स्वतंत्रता की बात जो है वो अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत आती है। वही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जो इसका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियों की बात जो है वो की जा रही है। अब किसकी बात की जा रही है? अवशिष्ट शक्तियों की। किसको? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था ये क्या था आपका? एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, लंबा एवं एक विस्तृत दस्तावेज हुआ करता था आपका। इसमें आपकी 321 धाराएं थी, ये बात भी याद रखिएगा, और आपकी 10 अनुसूचियां थी। इसमें 1935 की बात कर रहे हैं, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इसी में ही आपकी अखिल भारतीय संघ की बात की गई है। इसी में अखिल भारतीय संघ की बात की गई। अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या था कि इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया। इसमें क्या है, राज्य और रियासतों को, राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया। समझ में आ गई बात? राज्य और रियासतों को क्या क्या मान लिया? एक इकाई मान लिया गया, ठीक है। और केंद्र और इकाइयों के बीच क्या कर दिया गया? शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे किया गया? क्यों ये चीजें मैं बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। केंद्र व इकाइयों के बीच क्या इन्होंने कर दिया? शक्तियों का आपका बंटवारा कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें बंटवारा किया गया, इसमें आपकी 3 सूचियां बनाई गई। इसमें आपकी 3 जो है वो सूचियां बनाई गई। क्या क्या भाई? वही संघ सूची बनाई गई। डीपली हो सकता है मेंस में ऐसे लिखने को आ जाए तो उसमें आपको इनका वर्णन करना पड़ सकता है। संघ सूची बनाई गई आपकी, राज्य सूची बनाई गई और समवर्ती सूची बनाई गई। उस समय की बात करें तो संघ सूची में अगर बात करें तो आपके 59 विषय हुआ करते थे, ये बात याद रखिए। राज्य सूची की बात करें तो इसमें आपके 54 विषय हुआ करते थे। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके कितने? 36 विषय हुआ करते थे। कितने? 36 विषय आपके हुआ करते। बात समझ में आ गई आपको? हालांकि ये जो संघीय व्यवस्था थी ये कभी जो है वो लागू नहीं हुई, कभी अस्तित्व में नहीं आई, तो ये ज़्यादा दिन तक जो है उसको चली रही है। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने क्या हुआ, इसमें शामिल होने से क्या कर दिया था, इसमें मना कर दिया था। एक सेकेंड थोड़ा सा। जो थी देसी रियासत थी उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। बात समझ में आ गई आपको? इसी में क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं। इसी में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। केंद्र में लागू कर दिया। केंद्र में क्या कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया उन्होंने। ये बात जो है वो भी आप याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 द्वारा जो स्थापित की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप कम से कम 4-5 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1858 द्वारा 1858 द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1858 में जो आपकी भारत परिषद आई थी, इंडियन काउंसिल आई थी, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी में बोलता है इसको इंडियन काउंसिल। ये बात याद रखिए, भारत परिषद ना देखे इंडियन काउंसिल लिख देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा उन्हें पता है कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको?
कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है। और जो लोग तैयारी जिन्होंने स्टार्ट की वो लोग लगातार जुड़े रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया। राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करी जा रही है किसके, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको देखते हैं, ठीक है। क्या पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो देखिए इसमें थोड़ी सी बात करता हूं मैं। संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का जो भाग 4 है आपका, वो बात करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। किसकी बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका जो अनुच्छेद है आपका वो 36 से लेकर के 51 तक आता है। और जो इनका संविधान है, स्रोत है, संविधान का स्रोत है वो है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इसमें आपके कुछ अनुच्छेद जो हैं डीपीएसपी में जोड़े गए, ठीक है। उनमें से सबसे पहला क्या था, अनुच्छेद 39। अब भाई अनुच्छेद 39 क्या था, ये था बच्चों के जो स्वास्थ्य विकास, बच्चों के स्वस्थ विकास, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये बात याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई। दूसरा जो इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया वो था आपका अनुच्छेद 39A। बहुत पूछा जाता है, ये बात करता है आपका समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों को सहायता करने के लिए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता या यूँ कहें निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 39A याद रखिएगा। तीसरा अगर बात करते तो है अनुच्छेद 43A। इसी के बारे में ये बात कह रही है, बात कह रहा है अनुच्छेद 39 जो ए है उसी की बात कर रहा है। क्या, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। यही तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो अनुच्छेद 43 से क्या कहते हैं, यही चीज, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है। और एक इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 48A, ये किसकी बात करता है, ये है आपका रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के प्रयास करना, बेहतर बनाने के प्रयास करना, या पर्यावरण संरक्षण की जो है वो क्या करता है, बात करता है। किसकी बात करता है, आपका पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में ये 4 अनुच्छेद जो है वो आपके जोड़े गए। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। उद्देशिका में जो है वो क्या है, आपका सन्निविष्ट नहीं है, इसकी बात करता है आपका। इसका जवाब दीजिए। मतलब कहने का है जब आपकी उद्देशिका या उद्देशिका को ही हम क्या बोलते हैं, आपका प्रस्तावना, उसमें सन्निविष्ट नहीं है।
बात समझ में आई। तो प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में जो है आपका क्या प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना है आपकी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम इस तारीख आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी इस प्रस्तावना है। तो कह रहा कि क्या चीज़ उसमें नहीं, विचार की स्वतंत्रता, ये तो प्रस्तावना में मैंने आपको बताया अभी, विचार की स्वतंत्रता तो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, बताया विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात है वो कहीं नहीं कही गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात है वो कहीं भी नहीं की गई है। बात समझ में आ गई आपको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात जो है वो नहीं की गई है। किन स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार की स्वतंत्रता की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, विश्वास व उपासना की बात की गई है। विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। बात समझ में आई आपको? तो क्या बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल विचार में, राज्य के नीति सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आई आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो किसमें है? आपका उद्देशिका में है। उद्देशिका ही को मैं क्या बोलूँ? प्रस्तावना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो नामांकन पत्र मतलब कहने का है कि लोकसभा का जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कौन लोग लड़ सकते हैं। देखिए, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाला ऐसा नहीं है, ये तो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। किसी भी व्यक्ति जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जाना है, गलत भाई, सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो रहने वाले गुजरात के हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव वाराणसी से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी का वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का बना हुआ है लेकिन वायनाड से और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी भारत में निवास करने वाला जो व्यक्ति है वो निर्वाचन कर सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इसीलिए मैंने ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट किया, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा क्लियर बात करता है, जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको इतनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। अच्छा जी। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 और केवल 3। इसका आपको जवाब देना है। इसका जो है आपको क्या देना है? जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें थोड़ी सी, तो निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 में आता है और इनका जो अनुच्छेद है 324 से लेकर के आपका 329 का तक जाता है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ये जो निर्वाचन आयोग आपका स्वतंत्र
निकाय है, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग जो है आपका, वो 5 सदस्यीय निकाय ना होकर के कितना सदस्यीय निकाय आपका, 3 सदस्यीय निकाय है। बात समझ में आ गई। तो ए ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव, सीधी सी बात है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो संसद के चुनाव कराना, राष्ट्रपति के चुनाव कराना, ठीक, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये सारे चुनाव जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है आपका सही हो गया। तीसरा ऑप्शन भी सही है। निर्वाचन आयोग जो है, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, अब जैसे शिवसेना को चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद हुआ, 2 गुटों में वो पार्टी बट गई, तो उसको विवाद को लेकर के जो सुलझाया वो किसने, भारत के निर्वाचन आयोग ने ही उनको सुलझाया। तो ये भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी आपको। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर देना है आपको। इसका जवाब देना। देखिए, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन भी आपकी बात करें, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें 3 तरीके की हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति शासन या राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगेगा, ठीक है, वो 356 एवं 365 के अनुसार लगेगा। तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के हिसाब से। तो इसमें अगर बात करें आपकी, तो कह रहा है राज्य का विघटन, अगर राज्य का विघटन हो जाता तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, बिल्कुल सही बात है। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, भाई राज्य का अगर मंत्रिपरिषद हट जाए तो उसमें राष्ट्रपति शासन थोड़ी ना लगेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी तो दोबारा चुनाव होगा, उसका अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, स्थानीय निकायों का विघटन, ये बात भी जो है वो क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। तो क्या है, कितने आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, केवल 1 और 3, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति का जो शासन है आपका, इसमें एक तो आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसका जो आर्टिकल है वो क्या आर्टिकल है आपका, अनुच्छेद 352। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है आपका वो क्या है आपका, अनुच्छेद 356 एवं 365। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 360, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़े। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। अगली क्लास में मैं पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। ये इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये आपके लिए क्या होमवर्क है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, आप पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस कम समय में बहुत कुछ चीज़ें आपको रिवाइज कराते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।